वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोग फोर्स एनर्जी एंड सिंपल मशीन जो है 4-5 दिनों से इसी को कवर कर रहे हैं। मतलब इसके लिए हमें 4 से 5 वीडियो बनाने पड़ गए क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर था और अब जाके ये चैप्टर फिनिश हुआ है। और आज इस चैप्टर का लास्ट डे है क्योंकि आप लोग भी इसी चैप्टर को पढ़ पढ़ कर बार बार सोच रहे होंगे कि कितना लंबा चैप्टर है। तो लास्ट वीडियो में मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करवा दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर इन ब्रीफ ये मैंने कंप्लीट करवा दिया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आंसर इन डिटेल्स मींस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो ये चैप्टर आपको फिनिश हो जाएगा और फिर आप इस चैप्टर से फ्री हो जाओगे तो आपको न्यू चैप्टर पढ़ने के लिए मिल जाएगा और आपका ये जो काम है इस चैप्टर का फिनिश हो जाएगा। क्योंकि एक ही चैप्टर पढ़ पढ़ के ना क्या होता है, बोरिंग होने लग जाता है फिर वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमारा ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में फोर्थ में देखिए यहाँ पर आंसर इन डिटेल्स में देना है। इसकी जगह आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बोला जा सकता है, मतलब लिखा हुआ हो सकता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड फील्ड फोर्सेस विद एग्जाम्पल्स। तो आपको क्या करना है, इसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड फील्ड फोर्सेस का जो है डिफरेंस बताना है, मतलब अंतर बताना है विथ एग्जाम्पल्स। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में जिसमें भी क्वेश्चन आंसर करवाया है बताया है कि आपको अगर डिफरेंसेस समझ में नहीं आते हैं तो आपको ऑलरेडी एटलीस्ट आपको कम से कम डिफिनीशन याद होना चाहिए एग्जाम्पल्स के साथ। और अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आपको क्या करना है, बारी बारी से सबका डिफिनीशन लिख करके फर्स्ट पॉइंट पे आप डिफिनीशन लिखिए और सेकंड पॉइंट में एग्जांपल्स लिखिए। तो आप इस तरह से भी डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम इतना याद करके आपको लिखना चाहिए। तो इसे मैंने लिख कर रखा है ताकि आपको ईजिली मैं बता सकूँ विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आपके सामने लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो भी बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी सामने लिखने से। तो ये देखिए मैंने आंसर लिखा है। सबसे पहले जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसका हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो मैं ट्रिक्स आपको बताती हूँ ये एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बताती हूँ। और नोट्स में अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि आपको एग्ज़ाम्स में इसी तरह से लिखना है। तो आपको डिफरेंस पूछा गया है तो आपको आंसर में सबसे पहले ये लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड फील्ड फोर्सेज, इस तरह से आपको डैश देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको मैंने पहले भी डिफरेंस बताने के लिए लिखा था। एक तो आप कॉलम बनाकर लिख सकते हैं और दूसरा आप जैसे फर्स्ट पॉइंट देंगे तो पहले का आप डिफिनीशन लिखिए और सेम उसी लाइन में पैराग्राफ चेंज कर कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हुआ तो आप उसी पॉइंट में पैराग्राफ चेंज कर कर ये फील्ड फोर्स का डिफिनीशन लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिखा जाता है। लेकिन अभी क्या है, आपका फिफ्थ स्टैंडर्ड है, इसलिए आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स भी आएगा और आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा। थोड़े से आप स्टैंडर्ड बड़े हो जाएगा तो आप उसको पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं, उससे भी मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये देखिए हमारा एक तरफ हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा हो गया फील्ड फोर्सेस। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्टैक्ट। फर्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर डिफिनीशन दिया है, सेकंड पॉइंट में टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस दिया है और थर्ड पॉइंट में यहाँ देखिए एग्जांपल्स दिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया, किस चीज़ का मतलब किसका डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ लेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। फर्स्ट पॉइंट में हमारा है कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैपन व्हेन ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये देखिए जैसे ये हमारा है ना, ये कॉन्टैक्ट हो गया, एक दूसरे से टच हो गया, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। और फील्ड फोर्स में क्या होता है, फील्ड फोर्सेज हैपन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विदाउट टचिंग ईच अदर। तो कितना इजीली समझ में आ गया, कॉन्टैक्ट में हमारा टच होगा और फील्ड फोर्स में हमारा टच नहीं होगा, विदाउट टचिंग ईच अदर। इस तरह से हमारा डिफिनीशन हो गया। तो आप बस ऐसे ही आंसर क्रिएट करना, एक अगर मतलब सीधे वे में जा रहा है तो दूसरा अपोजिट होना चाहिए। इस तरह से आपको डिफरेंसेस बनाने होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज इंक्लूड फ्रिक्शनल फोर्सेज, मस्कुलर फोर्सेज एंड इलास्टिक फोर्सेज। अब टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज में क्या क्या आता है, फ्रिक्शनल फोर्सेज आते हैं, मस्कुलर फोर्सेज आते हैं एंड इलास्टिक फोर्सेज आते हैं, ये आपको याद रखना है। और टाइप्स ऑफ फील्ड फोर्सेज में इंक्लूड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारा फील्ड फोर्स का टाइप्स है, मतलब कि उसके काइंड्स हैं, कौन कौन से होते हैं।
अब थर्ड हमारा आता है एग्जाम्पल्स, मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स के हमारे एग्जाम्पल्स क्या है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के हमारे एग्जाम्पल्स हैं किक्स अ बॉल, पुशेज अ ट्रॉली, लिफ्ट्स अ बकेट। तो ये हमारे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स। सेकेंड में आप फील्ड फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, एन एग्जाम्पल्स ऑफ अ फील्ड फोर्स इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग फ्रीली। मीन्स देखिए फॉलिंग फ्रीली का मतलब क्या है, जैसे इसमें टाइप्स है फील्ड फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे पेड़ से आम जो गिरता है नीचे की तरफ, सॉरी एप्पल आम जो भी है पेड़ से नीचे की तरफ गिरता है, तो किस वजह से गिरता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है नीचे। तो इस वजह से इसका आंसर हमारा, इसका एग्जाम्पल जो हमारा होगा इस टाइप का होगा, दैट इज फॉलिंग फ्रीली। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है बी में, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसमें भी डिफरेंस या डिस्टिंग्विश दोनों सेम है, कभी कभी डिस्टिंग्विश लिख करके आता है एग्जाम्स में, कभी डिफरेंस लिख करके आता है, मीन्स हमें दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें फोर्स के बारे में डिफरेंसेस बताने थे और यहाँ पर हमें एनर्जी के बारे में डिफरेंसेस बताने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा इसका आंसर यहाँ पे देखिए ये है हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि आप डिफरेंसेस कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एक साइड में हम लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे कॉलम में काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले तो हमारा डिफिनीशन ही आता है, तो इसलिए हमें डिफिनीशन देना है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसकी पोजीशन और शेप को ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और शेप जो होता है वो उसका पोटेंशियल एनर्जी बताता है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब मोशन का मतलब कि कोई चीज़ मतलब आगे की तरफ जा रही है, इस एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवेबल होती है, मतलब वो चलती रहती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ अ बो इज स्ट्रेच। जैसे तीर धनुष होता है उसके स्ट्रिंग को आप इस तरह से खींचेंगे तो वो हमारा है क्या, उसका शेप जो होगा पीछे की तरफ जाएगा, जो स्ट्रिंग्स होता है। तो इस जैसा कि डिफिनीशन में आपने पढ़ा अभी कि उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और शेप पर डिपेंड करता है ये पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखिए तो इसका तो शेप खिंच जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। तो जब भी इसे हम खींचेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्टोर हो जाएगी। व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड, जब भी आप स्ट्रिंग को छोड़ देंगे, दिस स्टोर्ड एनर्जी कॉज एन एरो टू शूट। तो वो जो स्ट्रिंग जो है वो एरो को शूट कर देगा और आगे की तरफ भेज देगा एयर में, एयर एट ग्रेट स्पीड। ठीक है, अब है नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अ बॉलिंग बॉल इन मोशन पोजेजेस काइनेटिक एनर्जी दैट इनेबल्स इट टू नॉक ऑफ द पिन्स। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी। बॉलिंग जो बॉल हम लोग फेंकते हैं वो तो एक मोशन में जाता है ना तेजी से, तो उस तरह से क्या होता है वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो इनेबल हो जाती है। और जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपको डिफरेंस जो है डिस्टिंगाइज जो करना था ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ना ये मेरी हैंड राइटिंग भी समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो आप, मैं इस तरह से इसलिए लिखती हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से हैंड राइटिंग जो है दिख सके। तो अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सी, क्वेश्चन नंबर सी हमारा, मेंशन 3 एग्जाम्पल्स शोइंग अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स यहाँ पर ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा 3 एग्जाम्पल्स है जो आपको बताता है कि एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर देखिए मैं बता रही हूँ, इसका आंसर है हमारा, आप ऐसे लिखेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर आपको थोड़ा सा मतलब इतने अच्छे से देना है कि मतलब जो एग्जामिनर है, जो आपके टीचर हैं वो देख करके बता सकें कि वाह कितना अच्छा से इसने लिखा है और पैटर्न कितना अच्छा है। तो इसी तरह से आपको भी लिखना है, जैसे मैं लिखवाती हूँ आपको। तो देयर आर 3 एग्जाम्पल्स शोइंग अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है इस तरह से। तो फर्स्ट पॉइंट देंगे यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक सेल कॉन्टेंस स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी उसमें क्या होती है, स्टोर्ड होती है ऑलरेडी।
द सेल इज पुट इन अ टॉय कार, दिस एनर्जी प्रोड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी एंड मेक्स द कार मूव। उस सेल में क्या होता है, इस सेल, ये जो सेल होती है छोटी वाली बैटरी, वो टॉय कार में आप डाल दीजिए तो उससे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें केमिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के वो क्या होगा, प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से क्या होती है, कार चलने लगती है, जो बच्चों की टॉय कार होती है, आपने देखा भी होगा। सेकेंड पॉइंट है, इन अ लाइट बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस टू लाइट एंड हीट। लाइट बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ये जो होती है ये चेंज कर देती है लाइट में और हीट में। थर्ड वन है हमारा, द सन गिव्स हीट एंड लाइट एनर्जी। सन हमारा हीट देता है और लाइट भी देता है। द सन्स एनर्जी इज यूज टू प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड। और इस सन से क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स जो होते हैं एनर्जी लेते हैं, जिससे क्या होता है, फूड बनता है। इट चेंजेस इनटू मस्कुलर एनर्जी व्हेन वी ईट दिस फूड। और ये जो प्रोड्यूस करते हैं फूड, उन्हें हम खाते हैं, तो हम खाते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, एनर्जी आती है, जो कि होती है मस्कुलर एनर्जी। व्हेन वी ईट दिस फूड, जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर मस्कुलर एनर्जी ये क्रिएट हो जाती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, जो कि मैं ऑलरेडी एग्जाम मतलब बुक्स में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको इसलिए बताती हूँ बार बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हेन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड इज रिलीज्ड इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, हाउ डज इट हैपन। मीन्स जब भी आप कोई रबर बैंड आप रिलीज करते हैं, मतलब ऐसे फैलाकर फिर आप छोड़ देंगे तो वो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, कैसे हो जाता है ऐसा, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देंगे, बिकॉज द रबर बैंड एक्सर्ट्स अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। क्योंकि क्या होता है ना, रबर बैंड एक्सर्ट्स करता है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से इसे इलास्टिक फोर्स कहते हैं। द इलास्टिक फोर्स कॉजेज द रबर बैंड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप वंस द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव। जब इसका एक्सटर्नल फोर्स रिमूव हो जाता है तो इसी वजह से ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक फोर्स आर अ बोज स्ट्रिंग, अ रबर बैंड, अ स्प्रिंग एंड अ बंजी जंपिंग कॉर्ड। दे एक्सर्ट्स इलास्टिक फोर्स व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स ट्राइज टू चेंज देयर शेप और साइज। जब भी ये अपने फोर्स को, एनर्जी को एक्सर्ट्स करते हैं, तो ये क्या होता है, ये अपनी एनर्जी छोड़ देती है, जिस वजह से ये अपने शेप और साइज में पहले की तरह आ जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट आता है, हाउ कैन अ लीवर बी यूज टू लिफ्ट अ हैवी फूड। किस तरह से लीवर जो होता है हैवी फूड को लिफ्ट कर देता है, मतलब उठा देता है ऊपर की तरफ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर है, अ लीवर मेक्स आवर वर्क ईजियर बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट नीडेड टू डू इट। लीवर क्या होता है, हमारे वर्क को ना बहुत इजी बना देता है, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं हम लोग जो ज़रूरत पड़ती है तो। इट कैन बी यूज टू मूव और लिफ्ट हैवी लोड्स। अ लीवर हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। लीवर में 3 पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि फुल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। तो फुल्क्रम जो होता है उसको F से डिनोट किया जाता है। इज़ द पॉइंट एट विच द लीवर इज़ फिक्स्ड। इसको वहाँ पे पॉइंट को फिक्स किया जाता है जहाँ पर लीवर फिक्स होता है, वहाँ पर फुल्क्रम को उस पॉइंट पर रखा जाता है। लोड को L से डिनोट किया गया है। L इज़ द मतलब लोड इज़ द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज़ बीइंग डन। मतलब लोड को वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पर आपको काम करना है। एफर्ट को ई से डिनोट किया गया है। तो एफर्ट में क्या होता है, एफर्ट इज़ द फोर्स बीइंग अप्लाइड। एफर्ट आप वहीं लगाएंगे जहाँ पर आपको लगाना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, ई। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर एफ में क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है द फॉलोइंग लीवर एज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास लीवर। आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा फर्स्ट क्लास लीवर है, कौन सा सेकेंड और कौन सा थर्ड है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, लोड जो होता है हमारा एंड पॉइंट में होता है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको थर्ड क्लास लीवर, यहाँ पर मैंने आंसर दिया है। तो थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, एफर्ट इज इन द सेंटर, एफर्ट सेंटर में होता है, और लोड इज एट एक्सट्रीम एंड, लोड जो होता है ना एकदम एंड में होता है, इसलिए ये थर्ड क्लास लीवर है। अब फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, ये देखिए फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, यहाँ पर फ्लूक्रम इज इन द सेंटर। यहाँ पे देखिए आपको फ्लूक्रम जो है सेंटर में है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट क्लास लीवर है। फ्लूक्रम यहाँ पर सेंटर में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट क्लास लीवर है।
और इसमें क्या होता है, फ्लूकर हमारा 8 में होता है और लोड जो होता है इसका बीच में होता है सेकंड क्लास लीवर में, इसका भी पीछे दिया गया है। सेकंड क्लास लीवर में होता है ना, जब लोड इज इन द सेंटर, तीनों का अलग अलग पॉइंट है, एक में लोड सेंटर में होता है, एक में फ्लूक्रम सेंटर में होता है और एक में ऑफर्ट जो होता है वो सेंटर में होता है। तो इस तरह से आपको पहचानना है। इसकी जगह पर कुछ और भी आ सकता है एग्जाम में, जो कि आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। जब लोड सेंटर में होगा तो सेकंड क्लास लीवर होगा, जब फ्लूक्रल सेंटर में होगा तो फर्स्ट क्लास लीवर होगा, और जब अफर्ट सेंटर में होगा तो थर्ड क्लास लीवर होगा। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको इसको अच्छे से समझने की भी ज़रूरत है। कभी कभी एग्ज़ाम में चेंज कर देते हैं लोग, तो इसको काफ़ी अच्छे से आपको समझना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक में भी कर लीजिए, और आप इसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लर्न कीजिए, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ताकि और भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, समझ सकें, क्योंकि बहुत से बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आती है, तो हिंदी में समझ पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो एंड यहीं, ये चैप्टर भी एंड हो गया और ये वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।